हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इस क्लास में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मौर्य उत्तर काल। यहाँ पे आ रहा है मौर्य उत्तर काल में हम लोग जो आपके विदेशी शासक हो तो उनको भी पढ़ लेंगे, और जो आपके देसी शासक हो तो उनको भी पढ़ेंगे। मतलब कि जो आपके शक, कुषाण, पार्थियंस, ठीक है ना, पहला, इनको भी पढ़ेंगे। और जो भारतीय शासक यहाँ पे रहेंगे उनको भी पढ़ेंगे। मतलब एक क्लास लगभग आपकी 2 घंटे की जाएगी और पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें क्या पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हम लोग हो चुके हैं। मेरे इंटरव्यू की वजह से बहुत ज़्यादा मैं लेट कर चुका हूँ क्लास को। अब मैं क्लास को लेट नहीं करना चाहता, मुझे जुलाई मंथ में एंड करना था। जुलाई मंथ में हम यूनिट 10 तक खत्म करें, जैसे भी होगा वैसे। तो आपको बड़ी बड़ी क्लास मिलेंगी। अभी कुछ दिनों तक लाइव वैसे भी नहीं आ पाऊंगा, मेरे को आना जाना। जैसे अभी कल ही मैं आया गुना से, ठीक है, घूम घाम के मैं गया था। पहले सागर गया, फिर गुना गया, फिर इंदौर से होकर घर आया। अभी ठीक है ना, अभी कल मेरे को सागर फिर जाना है, फिर अभी 25 को फिर भोपाल, 24 को भोपाल जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। संभव तो ज्वाइनिंग भी है, तो उसके लिए भटकना पड़ेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा भटकना हो रहा है। लाइव तो वैसे भी नहीं आऊंगा मैं फिलहाल में, बट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए जुलाई तक पूरा करूंगा। इसे मुहूर्त काल पढ़ने वाले हैं। बेसिक चीज आप सब जानते हो क्या कैसा है, मुहूर्त काल कैसा नहीं है। जो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, वो हम लोग देखेंगे, जिससे हमारी स्पीड अच्छी रहेगी, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं मुहूर्त काल में। तो मुहूर्त काल भारतीय इतिहास एक संक्रमण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता कि 65 965 के बीच में। इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे आप देखोगे क्या बहुत सारी विदेशी और भारतीय प्रजातियों क्या वो मिश्रण होगा। ठीक है, हमने कहा इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आपके धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस काल के युग को इतिहासकार अंधकार का युग, डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल की घटनाओं की जानकारी अपेक्षाकृत कम और बिखरे स्रोतों से प्राप्त होती है। इस काल की सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। 4 वर्णों के अतिरिक्त धीमे धीमे आपको बहुत सारी जातियां दिखाई देंगी। जब जातियों की बात आती है ना, तो बहुत किसी ने कहा है, अगर भारत में मुसलमान ना होते, अगर भारत में मुसलमान ना होते तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में बटे होते। अगर भारत में जातियां नहीं होती तो हम ब्राह्मणों में बटे होते। अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो केवल हम शुक्ला, पंडित, तिवारी इत्यादि इत्यादि बटे होते। मतलब कि हमारे रग रग में क्या आपका टुकड़े टुकड़े बसा हुआ है। रग रग में क्या हमारे टुकड़े टुकड़े बसा हुआ है, ठीक है ना। कई बात ये लोग करते हैं, भैया ध्यान रखो कि हमें जातियों में डिवाइड होना है, हमें एक होना, भारतीय होना। अभी देखो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, वो सबको एक बना के रखा है वहां पे। तो परंपरागत 4 वर्णों की व्यवस्था टूट गई है। यहाँ पे जातियां आपको दिखेंगी बहुत सारी है, बहुत सारी वर्ण संकर जातियां मिलेंगी आपको। 9 जातियों का वर्णन किया था, किसने किया था? 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया था, किसने किया था? आपका अर्थशास्त्र में। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें तो अधिक संगठित हो गई है और मजबूत होती चली जाती है। विदेशी जातियों की बात करें, विदेशी जातियों को भी भारत में समावेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी समस्या, सामाजिक समस्या ये थी कि भारत में आने वाली विदेशी जो विजेता जातियां थी, वो भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अपना कहीं ना कहीं स्थान बनाती हैं। याद रखना, जो विदेश से लोग आते वो भी भारत में आ जाते, भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अपना स्थान वो भी बनाएंगे। तो बहुत सारी जातियां आपकी बनेंगी, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पे, इन विदेशी समूहों को उनकी विजेता स्थिति के कारण शुद्ध वर्ण में सम्मिलित करना संभव नहीं था। अब चूंकि वे विजेता थे, महान थे, जो इंसान जीत गया उसको हम लोग निम्न कुल में तो रख नहीं सकते हैं। जो इंसान जीत गया उनको हम लोग निम्न निम्न कुल में तो रख नहीं सकते हैं, कहीं उनको महान रखना पड़ेगा। कौन सा? क्षत्रियो में स्थान देते हैं। मन में मनुस्मृति में इनका प्रावधान भी मिलता है, ठीक है ना। कल में देखिए कुछ आपको विदेशी शासक मिलेंगे, आपको कुछ विदेशी शासक मिल जाएंगे, आपको कुछ भारतीय शासक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। विदेशी शासकों को मिलेगा, यहाँ पे बता रहा आपको कि भैया यहाँ पे आपको मौर्योत्तर काल में क्या मिलेंगे, आपको विदेशी शासक भी मिलेंगे, भारतीय मिलेंगे। विदेशी में आपको इंडो ग्रीक मिल जाएंगे। इसमें आपको इंडो ग्रीक के साथ साथ इथोडेमस वंश, यूक्रेटाइस वंश आपको मिल जाएगा, पहला मिल जाएगा, कुषाण मिल जाएंगे। ये 5 आपको विदेशी शासक मिलेंगे। क्या? इंडो ग्रीक, इथोडेमस, यूक्रेटाइस, पहला, कुषाण। आप कहते हैं इन 3 को तो हम लोग पहले शुरुआत में देख चुके हैं। कब? जब हमने देखा था भारत में विदेशी शासक, थोड़ा बहुत देख चुके कि नहीं देख चुके थे हम लोग, ठीक है ना। बाद में आपको इसी में आपको भारतीय शासक मिल जाएंगे। भारत में आपको क्या मिल जाएंगे? सातवाहन मिल जाएंगे, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, शुंग वंश मिल जाएगा आपको। सातवाहन, शुंग वंश आपको क्या भारतीय में मिल जाएंगे। इन सबको इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं इंडो बैक्टीरियन या इंडो यूनानी शासक से। इनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले आपके इंडो यूनानी या बैक्टीरियन ग्रीक थे। मध्य एशिया की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ा बेटा? भारत की ओर प्रवास करना पड़ गया था। आपको बता दूं, सेलुकस साम्राज्य आपने सुना होगा कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति
सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, मध्य एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना क्या किया था, नियंत्रण स्थापित किया था। आपका सेल्यूकस निकेटर का असली मेगास्तीस था, ठीक है ना। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपने पढ़ी थी, हराया था, बराबर ना। इसका साम्राज्य बैक्टीरिया और पार्थिया तक फैला हुआ था। बैक्टीरिया और पार्थिया तक फैला हुआ, कहाँ तक देखो, बैक्टीरिया पार्थिया कहाँ बेटा, ये आपका इंडिया है, ये उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक इतना पूरा फैला हुआ था, ठीक है ना। इंडो बैक्टीरियन राज्य की स्थापना की बात करूं तो लगभग 250 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के गवर्नर डियोडोटस प्रथम ने, डायोडोटस, इसको डायोडोटस भी बोलते हैं, प्रथम ने स्वतंत्रता की घोषणा करके एक नया राज्य बनाया था। यह राज्य इंडो ग्रीक अथवा इंडो बैक्टीरियन राज्य कहलाया था। डियोडोटस द्वितीय की बात करें, डियोडोटस प्रथम के बाद डियोडोटस द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बनता है। बाद में थियोडिडेमस, थूसिडेमस, यूथिडेमस नामक महत्वाकांक्षी शासक ने संभवतः डियोडोटस को हराकर उसकी सत्ता प्राप्त कर ली थी। साथ आपके एंटियोकस आते हैं। एंटियोकस, एंटियोकस तितिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस थर्ड ने बैक्टीरिया के यूथिडेमस की सत्ता को स्वीकार किया था। यूथिडेमस की सत्ता को इन्होंने भी स्वीकार किया था। फिर आता है डेमेट्रियस, बस यूथिडेमस का पुत्र होता है आपका डेमेट्रियस प्रथम। उसका शासनकाल 189 से लेकर 171 ईसा पूर्व माना जाता है। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर पहला महत्वपूर्ण यवन आक्रमण किया था और अपनी राजधानी किसको, साकल को स्थापित की थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है, सियालकोट पाकिस्तान में मानी जाती है। तो देखो, यूनानी राज्यों की विभाजन की बात करूं तो प्रथम भाग साकल राजधानी थी डेमेट्रियस प्रथम के समय पर। अब द्वितीय भाग देखेंगे, तक्षशिला देखेंगे यूक्लिडाइडस के समय पर। देखो वहां पे आ रहा यूक्लिडाइडस आते हैं। यूनानी राज्य के दूसरे भाग पर यूक्लिडाइडस का नियंत्रण स्थापित हुआ। उसके वंश के अनेक शासकों का उल्लेख मिलता है, परंतु उसके शासनकाल व तिथि क्रम के बीच विद्वानों में मतभेद आपको मिलेगा। इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से बेटा, तो उनके सिक्के हो जाते हैं, अभिलेख हो जाते हैं, यूनानी साहित्य हो जाता है और भारतीय साहित्य हो जाता है। आपको यहाँ पे याद क्या करना है, बस आपको इतना याद करना है कि साकल है, साकल क्षेत्र राजधानी किसकी थी, डेमेट्रियस प्रथम की थी। और तक्षशिला क्षेत्र पर किसने, किस यूनानी शासक ने, यूक्लिडाइडस यूनानी ने क्या किया था, राज्य किया था, अपना शासन किया था। और साथ में आपको क्या रखना, क्या कि यूनानी पहले आक्रमणकारी थे मौर्योत्तर काल में। यूनानी आपके हिंद वन आपके पहले आक्रमणकारी थे। 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है बस। या विशेष फैक्ट की बात करूं तो इंडो ग्रीक शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मुद्रा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अधिकांश शासकों की जानकारी उनके सिक्कों से मिलती है। आपको पता है यूनानी वह व्यक्ति थे जिन्होंने सिक्कों पर आपके राजा महाराजाओं के चित्र अंकित किए थे, नाम अंकित किए थे, लिपि अंकित की थी। यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश, देखो यहाँ पे आ रहा था यूथिडेमस, यहाँ पे आता है यूथिडेमस। तो यूनानी का आपको यहीं पर यूनानी इरा क्यों आपको क्या यूथिडेमस वंश मिलेगा, इसी समझते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत में स्थापित इंडो यूनानी शासकों ने यूथिडेमस वंश का विशेष महत्व है। इस वंश में क्या उत्तर पश्चिम क्षेत्र की राजनीतिक, संस्कृति और धार्मिक प्रभाव स्थापित किया। इसी में आपको मिलेगा यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश में आपको मिलेगा मिनांडर या मिलिंद। कौन मिलेगा, मिनांडर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूथिडेमस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, मिनांडर था। इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहते हैं। इसकी राजधानी साकल थी, जो कि वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान में। मिलिंद पन्नो की बात करते हैं तो महान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन, यहाँ पे नागसेन है, नागार्जुन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, नागार्जुन नहीं है, अशोक नागार्जुन आपके अलग है, नागसेन अलग है यहाँ पे, ठीक ना। ये प्रश्नोत्तर का वर्णन मिलता है। वह ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्नो से क्या जानकारी मिलती है बेटा, बौद्ध धर्म रुचि। मिलिंद पन्नो से जानकारी मिलती है कि जो मिनांडर है उसकी बौद्ध धर्म में रुचि थी, गहरी जिज्ञासा थी, अभिरुचि रखता था। नागसेन से संवाद की जानकारी मिलती है कि ग्रंथ दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक प्रश्नों की चर्चा मिलती है। सांस्कृतिक, तत्कालीन समाज की समाज, धर्म और बौद्ध दर्शन की जानकारी इससे मिलती है, इससे मिलिंद पन्नो से। अन्य स्रोत की बात करूं तो रखना, मिनांडर का उल्लेख निम्नलिखित ग्रंथों में प्राप्त होता है। कहाँ पे, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में लेखक लामा तारा, जो आपके लामा तिब्बती इतिहासकार है, जो कि भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास लिखते हैं, लामा तारा। उनकी बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ द बुद्ध ऑफ इंडिया, इन इंडिया। इनमें आपको इनकी जानकारी मिलती है। फिर अवदान कल्पवत्ता में जिसके लेखक कौन है, क्षेमेंद्र है। अवदान कल्पदत्ता के लेखक कौन है बेटा, क्षेमेंद्र महोदय है, क्षेमेंद्र। इसमें भी आपको मिनांडर की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसकी रचना कब हुई थी, 11वीं शताब्दी में थी। मिनांडर के सिक्कों से मिनांडर की जानकारी मिलती है। भैया इसने कहाँ पे, काबुल, मथुरा, बुंदेलखंड क्षेत्र पर इसका राजनीतिक प्रभाव था, व्यापारिक संबंध थे। मिनांडर के व्यापारिक संबंध थे, आपको याद है, मिनांडर का ही काबुल, मथुरा और बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है ना। रे अभिलेख, इलाहाबाद के निकट रे अभिलेख में
मेनांडर का अभिलेख प्राप्त होता है या उसके भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव का महत्वपूर्ण साक्ष्य। भैया प्रयागराज तक इसका प्रभाव था। प्रभाव कैसे? व्यापारिक रूप में हो सकता है या संबंधों के रूप में हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। मेनांडर की महत्व की बात करें तो इंडो यूनानी शासक में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म में संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख विदेशी शासक था। भारतीय और यूनानी परंपराओं का समन्वय का प्रतीक था। उसके सिक्के और साहित्यिक साक्ष्य से उसके व्यापक प्रभाव का प्रमाण मिलता है, सिक्के और साहित्य से। ठीक है ना। बात करते हैं आगे स्टेटोप्रथम मेनांडर के पश्चात। तो मेनांडर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठता है स्टेटोप्रथम, गद्दी बैठता है, अल्पायु का था। पूर्ण शासन संभालने की जिम्मेदारी संभालने के बाद शोटर की उपाधि धारण की थी। शोटर था सर्वाइवर अर्थात रक्षक। क्या स्टेटोप्रथम ने शोटर की उपाधि ली थी? किसकी बेटा? शोटर की उपाधि ली थी। स्टेटोप्रथम की समय पर स्थिति क्या थी? यूनानी सत्ता धीमे धीमे कमजोर होने लग गई थी, केंद्रीय नियंत्रण में कमी आ गई थी और बाहरी शक्ति का दबाव बढ़ गया था। स्टेटो द्वितीय की बात करते हैं तो स्टेटो द्वितीय का उत्तराधिकारी स्टेटो प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसके समय पर यूनानी सत्ता और कमजोर हो गई। सिकुड़ केवल रावी और झेलम नदी के मध्य तक आ गई थी। झेलम और रावी नदी के मध्य तक आ गई थी। इसी क्षेत्र में अनेक यूनानी इंडो सिक्के भी आपको प्राप्त होते हैं। यूथिडेमस वंश की अंत की बात करो तो लगभग 300 ईसा पूर्व में शकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और यूथिडेमस वंश का अंत हो गया था। ठीक है ना। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर। बौद्ध मिलिंद का संबंध नागसन से। राजधानी साकल सियालकोट। सिक्के काबुल से बुंदेलखंड से प्राप्त हुए, आपके ग्वालियर क्षेत्र से प्राप्त हुए। लिखा ना यहाँ पे, देखो आगे लिखा है काबुल पथरा और बुंदेलखंड से प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? यूथिडेमस बंद हो गया। अब यूनानी शासकों में आपका यूक्रिटाइडस वंश। क्या? यूक्रिटाइडस वंश। इंडो यूनानी शासकों का दूसरा वंश कौन था? यूक्रिटाइडस था। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। देखो एक आपको सियालकोट राजधानी मिलेगी, एक आपको इस सियालकोट हो गई, तक्षशिला हो गई। अभी अपन इस क्षेत्र को पढ़ा है, सियालकोट वाले क्षेत्र, अब तक्षशिला को पढ़ेंगे अपन लोग। तो यूक्रिटाइडस वंश की स्थापना सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक शासक कौन था? यूक्रिटाइडस। सुनना, यूक्रिटाइडस कौन था बेटा? यूक्रिटाइडस इस वंश का संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जस्टिन महोदय लिखते हैं कि उसने भारत के कुछ क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, अपने शासन में इंडो ग्रीक शक्ति की पुनर्स्थापना की। हेलियोक्लीज हेलियो हेलियोक्लीज इसका शासन 159 से 158 ईसा पूर्व था। यूक्रिटाइडस का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। उसके शासनकाल की जानकारी उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। हेलियोक्लीज की समय की क्या स्थिति थी यूनानियों की? तो प्रारंभिक सिक्कों से अनुमान लगाया जाता है कि उसने निरंतर विदेशी संघर्षों का सामना किया, विशेषकर पार्थियंस का, शकों का। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? आपकी इंडो ग्रीक शक्ति इस क्षेत्र में भी कम होने लग गई। रात आपके एंटियल एंटियल ग्रीस यूक्रिटाइडस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। एंटियल आर्किडस 125 ईसा पूर्व से 112 ईसा पूर्व के आसपास शासक बना। आपको याद होगा इची का एक राजदूत था, एंटियल आर्किडस का राजदूत था। याद है कि आपको नहीं याद है? बताओ। हेलियोडोरस, है ना। तो एंटिलोकस के समय एक महत्वपूर्ण अभिलेख बेसनगर वर्तमान विदिशा से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख गौड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है। गौड़ स्तंभ पर उसके हेलियोडोरस अभिलेख के अनुसार हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। एंटिल आर्गिस का राजदूत था, अम्बेसडर था। उसने भागवत वासुदेव के सम्मान में क्या अपनी स्तंभ की स्थापना की थी। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था? उसमें भारत में किसका शासन था? बताओ। हेलियोडोरस के स्तंभ की बात करूं तो यह भागवत धर्म के प्रचार की पुष्टि करता है, वासुदेव कृष्ण की उपासना की पुष्टि करता है, विदेशी शासकों का भारतीय धर्मों के साथ संपर्क हो गया था, इस बात की पुष्टि होती है, और सांस्कृतिक समन्वय की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। आपसे एक चीज पूछ सकता है, देखो यहाँ पे कोर्स करना। यूक्रिटाइडस वंश जो इंडो ग्रीक का यूक्रिटाइडस वंश था, वो किससे था बेटा? आपका आपका भागवत धर्म से संबंधित हो रहा है। और यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश आपका किससे हो रहा है बेटा? बौद्ध धर्म से संबंधित हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके इंडो ग्रीक शासक भारतीय धर्म से परिचित हो रहे कि नहीं हो रहे आपके? आगे बात करें इस वंश के अन्य शासक लीसियस और हर्मिसियस। हर्मिसियस अंतिम शासक था। ठीक है ना। राज सगुण ऊपरी कावड़ घाटी में रह गया था। कर लो, रिवाइज कर लो बेटा, करो पूरा रिवाइज करो। हो गया? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब जब पहला वह पार्थियन वंश, पहला वह पार्थियन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, आक्रमणकारी। आप इंडो ग्रीक की बात कौन आए थे? इंडो ग्रीक पार्थियन है, पहला आए थे। ठीक है। तो पहला आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पार्थियंस पर आते हैं हम लोग।
याद रखना मौर्य काल के बाद फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर, अभी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपके आते हैं इंडो ग्रीक और पार्थियन आते हैं, अर्थात जिनको पहलव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने भी क्या किया था, इन लोगों ने अपनी जो शक्ति का विस्तार है ना, शक्ति का उत्तर पश्चिम भारत को ही बनाया था। मूलवासी कहाँ के, तो पार्थियन जो आपके मूलवासी कहाँ के बेटा, ईरान के थे, ईरान के मूलवासी थे। बैक्टीरिया की भांति पार्थिया ने भी क्या किया था, यूनानी शासन से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था, ठीक है ना। पार्थियन ने क्या किया, यूनानी शासन से स्वयं को स्वतंत्र किया था, ठीक है ना। भारत में विस्तार की बात करते हैं तो यूक्रेटाइडिस के समय पार्थीय शासक मिथ्रोडेटस ने संभवतः पंजाब, सिंध और कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे, पंजाब, सिंध और कुछ भागों पर अधिकार किया था। किसने बेटा, मिथ्रोडेटस ने, मिथ्रोडेटस ने पंजाब, सिंध और कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। बाद में उसने अपनी राजनीतिक शक्ति का और अधिक विस्तार किया। स्रोतों की बात करें तो पार्थियन इतिहास की जानकारी मुख्यतः सिक्कों से, सिक्कों से प्राप्त होती है, ठीक है ना, सिक्कों से प्राप्त होती है, या साहित्यिक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। अब मिलते हैं आपको बोनोनीज। बोनोनीज पार्थियन वंश का महत्वपूर्ण शासक था। बोनोनीज वह पूर्वी ईरान के पार्थिय प्रदेश का गवर्नर था। बोनोनीज की बात करें उपलब्धियों की तो इन्होंने राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दक्षिणी अफगानिस्तान पर, पूर्वी ईरान पर इसने शासन किया था। हालांकि इसकी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सका था। क्या, जो बोनोनीज है आपका, भारत में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सका। रहा था गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस पार्थिय वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है ना। विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले प्रसिद्ध पहला शासक, उसने पार्थिय पहला शासक गोंडो फर्निस जो बात करें, गोंडो फर्निस इसका शासन कब था, 1900 लेके 45 ईस्वी, अभी ईस्वी में आ गए हम लोग, ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध पहला शासक था। सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। परंपरा के अनुसार इसके शासनकाल के समय गोंडो फर्निस जो पार्थियन वंश का शासक था, इसके समय पे क्या, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। इसे भारत में प्रारंभिक ईसाई धर्म के आगमन से जोड़कर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पार्थियन शक्ति के पतन की बात करें तो गोंडो फर्निस के बाद पहला शक्ति कमजोर हो जाती है। उसके बाद इस क्षेत्र में क्या, कुषाणों की सत्ता फैलती है। किसकी फैलती है, कुषाणों की फैलती है। तो आते कुषाणों का उदय, अब आते कुषाण वंश। तो इसी समय पे क्या हो रहा है, कुषाणों की शक्ति तेज हो रही थी। कुषाण धीरे धीरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। गांधार की बात करें तो गांधार क्षेत्र में कुषाणों ने क्या किया, पार्थियंस को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में पार्थियंस का पहला सत्ता का अंत हो जाता है। जो इंडो ग्रीक आ गए, फिर पहलव आ गए, फिर कुषाण आएंगे आपके, फिर आपके शक आएंगे आगे जाके, ठीक ना। बात करें कुषाण मूल रूप से तो पार्थियन कहाँ के थे बेटा, पार्थियन आपके ईरान के थे। शक्ति का उत्तर पश्चिम भारत हो रहा है। लोग स्रोत सिक्के हैं, शासक देख लो, ठीक है ना। ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ पे आएगा। पार्थियन का अंत कुषाणों द्वारा किया गया था। अब देखते हैं कुषाण वंश की बात करते हैं तो मौर्य काल में आने वाली विदेशी जातियों में कुषाण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। क्यों, क्योंकि भारत के एक विशाल भूभाग पर इनका साम्राज्य होगा। भारत के एक विशाल भूभाग पर इनका साम्राज्य होगा और भारत की सभ्यता और संस्कृति इतिहास को प्रभावित करेंगे। ये लोग याद रखना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कुषाणों की जानकारी मुख्यतः चीनी इतिहास से, सिक्कों से, अभिलेखों से और पुरातत्व साक्ष्यों से प्राप्त होती है। कुषाण मूलतः यूची यूची नामक एशियाई जनजाति की शाखा थे। यूची नामक जनजाति की शाखा थे। लगभग 165 ईसा पूर्व के समय पर अपना स्थान छोड़ने को बाध्य हुए थे। यूची जनजाति का विभाजन होता है, छोटी यूची और बृहद यूची। तो छोटी यूची तिब्बत की ओर चले जाते हैं। देखो ऐसे मिलेगा आपको, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में पढ़ो, यहाँ पे देखो आप लोग। तो यहाँ से यूची पश्चिम एशिया से आते हैं, कुछ लोग इंडिया पहुंच जाते हैं, कुछ लोग तिब्बत पहुंच जाते हैं। छोटी यूची तिब्बत की हो जाती है, बृहद यूची की 5 शाखाएं बनती हैं, ठीक है ना। 5 शाखा बनती, 5 शाखाओं में कौन थी, कुई जो आगे चलकर कुषाण के नाम से प्रसिद्ध होती है, ठीक है ना। कुषाण के नाम से प्रसिद्ध होती है। भारत में कुषाणों के राजवंश, तो भारत में कुषाणों के 2 प्रमुख राजवंश माने जाते हैं, कल्पित राजवंश और कुणार राजवंश। कल्पित में आपका कुजुल कल्पित आ जाएगा, भीम कल्पित आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। भीम कल्पित आपका इसमें आ जाएगा। और कौन इसमें आपको, बस, ठीक है ना। साथ में आपको दो दो मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो कुषाणों में आपके 2 राजवंश दिख रहे हैं आपको। एक तो कड़फिसेस वंश दिख रहा है आपको, कड़फिसेस वंश आपको मिलेगा, कड़फिसेस डायनेस्टी आपको मिल जाएगी। दूसरी आपको कुषाण डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी बेटा, कुषाण डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। तो कड़फिसेस वंश में आपको कड़फिसेस और भीम कड़फिसेस, और कुषाण में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनकी बहुत सारी शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखो बात करते हैं कड़फिसेस में, कुजुल कड़फिसेस की, किसकी,
कुछ कन्फ्यूज किया। अब देखो नोट्स मेरे हैं तो मेरे को पता है किस तरीके से लिखें। अब इन चीज को यदि मैं हाईलाइट कर दूं प्रॉपर तरीके से तो एक अलग आपको दिखेंगे, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। बट मैं एक टाइम ऐसा करूंगा, इस बार एमपी एपी का आपका एग्जाम हो जाए, नोट्स जैसे बन रहे आपको वैसे मिल जाए, लेकिन इनको प्रॉपर एक बुक के रूप में पब्लिश करूंगा जो यूजीसी नेट में भी काम में आएंगे, नेट में भी काम में आएंगे, एपी मतलब टोटली और फॉर टोटल फॉर हिस्ट्री के हिसाब से नोट्स क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा मैं, ठीक है ना। देखो आप लोग एडमिन हो बहुत सारे लोग, यदि किसी का पर्सनल मैसेज आता है ना तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डालो, बोलो बेटा यहीं पे पूछो, पर्सनल मत पूछ, ठीक है ना। तो कुषाणों की बात करें आप, कुजुल कुजुल कन्फ्यूशंस, ठीक है ना। तो भारत में कुषाण राज्य की स्थापना से किसको दिया जाता है बेटा, कुजुल कन्फ्यूशंस को दिया जाता है, ठीक है ना। या इसको हम लोग कन्फ्यूशंस प्रथम के नाम से जानते हैं। लोग उपलब्धियों की बात करो यहाँ पे, तो राज्य की स्थापना करता कहाँ पे बेटा, इसका जो मुख्य क्षेत्र था काबुल और गंधार का क्षेत्र था। सिक्कों की बात करते हैं, इसके सिक्के तक्षशिला में, कहाँ से बेटा, कुजुल कन्फ्यूशंस के सिक्के आपको तक्षशिला से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इसको उपाधि क्या, महाराजा धीराज देखने को मिलेगी, क्या बेटा, महाराजा धीराज इसकी उपाधि देखने को मिलेगी। धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो उसके सिक्कों से अनुमान लगाया जाता है कि ये बौद्ध और शैव धर्म में के प्रति श्रद्धा रखता था, क्या बौद्ध और शैव धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। बात करते हैं भीम कल्पेशस की, तो कुजल कल्पेशस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था बेटा, भीम कल्पेशस था या अथवा कल्पेशस द्वितीय था। राज्य विस्तार की बात करूं तो कुषाण राज्य का विस्तार हुआ, राज्य को स्थायित्व मिला और सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पंजाब पर अधिकार किया। प्रभाव की बात करें तो बेलग्राम, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उपलब्धि की बात करें तो ये उपाधियां इसकी महाराजा, महाराजा धीराज, महेश्वर, महेश्वर मतलब शैव धर्म का मानने वाला, सर्वलोकेश्वर इसकी उपाधियां थी। धार्मिक आस्था की बात करें, देखिए देखिए ना, शैव धर्म कई बार उपाधियों टाइटल के माध्यम से उसके धर्म की जानकारी मिलती है, ये कौन सा व्यक्ति किस धर्म को मानता है, इस बात को आपको याद रखना है ना, कौन सा व्यक्ति किस धर्म को मानता है वो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना। चलो मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है, आपसे पूछा गया है कि किसके सिक्के पर आपकी शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है, शिव और नंदी की, तो किसके पे बेटा, विम कन्फ्यूशंस के, विम कन्फ्यूशंस के सिक्कों पर आपको शिव और नंदी की आकृतियां मिलेगी। विदेशी व्यापार की बात करें तो विम कन्फ्यूशंस के शासनकाल में विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अत्यंत समृद्ध हुआ था। रोमन साम्राज्य के साथ क्या हुआ था, व्यापार अत्यंत समृद्ध हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, इसके समय पे क्या होता है आपका, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है ना। और इस व्यापार के परिणामस्वरूप क्या हुआ, भारत में बड़ी मात्रा में रोमन स्वर्ण अर्थात यूनान का गोल्ड आपके पास आता है, रोमन का, रोमन साम्राज्य का गोल्ड, इसलिए भारत देखो अभी व्यापार की शुरुआत होगी भारत की ना, विदेशी व्यापार, इसी समय से भारत सोने की चिड़िया कहा जाएगा। मार्ट का कुषाण कुलदेव, तो पूछा जाता है कि आपकी क्या, मार्ट अर्थात मथुरा, मार्ट का मतलब मथुरा है, मथुरा के निकट की बात कर रहे हैं, मार्ट कहाँ पे, मथुरा के निकट पर है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कुषाण देवकुल मिलता था, जितने भी कुषाण राज परिवार के लोग होंगे उनकी मूर्तियां आपको मिलेगी, कुषाण राज परिवार के सदस्यों की मूर्तियां स्थापित की गई। यहाँ कुषाण कालीन राज की उपासना और शासकीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र था, ये बात आपको याद रखना है। पूछा गया मार्ट प्रदेश किससे संबंधित, मार्ट क्षेत्र कहाँ पे है, मथुरा के आसपास है, वहां पे क्या है, कुषाण जो आपके राजा होते हैं उनके कुषाण देवकुल स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ठीक, तो कुषाण किस जाति के बेटा, यूची जनजाति के थे, कोई सॉन्ग से संबंधित है। भारत में कुषाणों का संस्थापक कुजल कल्पसस था, प्रारंभिक काबुल कंधार था, प्रमुख उपाधि महाराज राज थी, कल्पसस बौद्ध और शैव धर्म, कल्पसस द्वितीय भीम कल्पसस, ठीक है ना, भीम कल्पसस की शैव धर्म में आस्था थी। विदेशी व्यापार देखो, कुषाण आपका देवकुल देखो, ठीक है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया।
अब बात करते हैं कनिष्क वंश की, कनिष्क डायनेस्टी। तो कुषाणों में दूसरा सर्वाधिक और प्रमुख राजवंश कनिष्क राजवंश हुआ। अब देखो ना, कुषाणों में आपको राजवंश दिख रहे हैं। कुषाणों में आपको पहले क्या दिखा, कन्फ्यूशस डायनेस्टी दिखी आपको, कन्फ्यूशस डायनेस्टी दिखी थी। अब आया कुषाण वंश प्रॉपर, जिसको हम लेटर कुषाण बोलते हैं, यहाँ पे वो कनिष्क डायनेस्टी दिखी। क्या मिलेगी बेटा, कनिष्क डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, कनिष्क डायनेस्टी। तो कुषाणों का दूसरा हुआ सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश क्या था, कनिष्क राजवंश था। क्या था बेटा, कनिष्क राजवंश था। इस बात को आपको रखना है, कनिष्क डायनेस्टी थी। इसकी स्थापना कनिष्क प्रथम ने की थी। और कनिष्क को कुषाणों का महानतम शासक कहा जाता है। उसके शासनकाल में साम्राज्य में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा जाता है। कनिष्क के राजवंश की बात करें तो 78 ईस्वी, कब, 78 ईस्वी में कनिष्क का राजवंश हुआ था। इसी को हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या, शक संवत के नाम से जानते हैं। जैसे गद्दी बैठते भाई साहब, एक नई संवत जारी करते हैं, इसको हम लोग क्या, शक संवत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शक संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अपने राज्यों के उपलक्ष्य में से नवीन संवत शुरुआत की थी, इसको हम क्या, शक संवत के नाम से जानते हैं। विशिष्ट तथ्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया जाता है, उसमें क्या, शक संवत का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको रखना है। धार्मिक योगदान की बात करें तो कनिष्क ने क्या, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसने विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। आपको याद है, कनिष्क के टाइम पर चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर, कुंडल कश्मीर में हुई थी, याद है ना। और महायान संप्रदाय को अंतिम और व्यवस्थित रूप यहीं प्रदान किया गया था, ठीक है ना। महत्व की बात करते हैं, अगर हम लोग महत्व की बात करते हैं तो महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था, ठीक है ना। कला और संरक्षण की बात करें तो कनिष्क कला, संस्कृति, साहित्य का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में भारतीय एवं विदेशी कलात्मक परंपराओं का समन्वय देखने को मिलता है। इसी काल में बौद्ध कला और संस्कृत साहित्य को विशेष प्रोत्साहन मिला था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, मौर्योत्तर काल की समाज कला फिर से देखेंगे अलग से। जैसे मौर्य काल का देखा था ना, वैसे इसका देखेंगे हम लोग। और अब तक कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्क आता है। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्क आता है। हुविस्क तो उत्तराधिकारी हुविस्क था। इसने क्या किया था, हुसुकपुर नगर की स्थापना की थी। हुविस्क ने कश्मीर में हुसुकपुर नामक नगर की स्थापना की थी, याद रखना। उसके सिक्कों पर देवी देवताओं के चिन्ह अंकित मिलते हैं, शिव, स्कंद और विष्णु। शिव, स्कंद और विष्णु आपको मिलेंगे। कुषाण शासकों ने धार्मिक उदारता और समन्वयवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब ये क्या, सभी देवी देवताओं को मानते हैं, क्या, सभी देवी देवता को मानते हैं, तो ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते कुषाणों की उपाधियों की बात करते हैं, तो है ना। कुषाणों ने महाराजा धीराज कहाँ से उपाधि ली थी बेटा, भारतीय परंपरा से। जो देवपुत्र उपाधि थी चीनी परंपरा से थी। केसर की जो उपाधि थी रोमन परंपरा से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे पीएससी में कि देवपुत्र उपाधियां कुषाणों ने ली थी कहाँ से, चीनी परंपरा से संबंधित थी। किससे बेटा, चीनी परंपरा से संबंधित थी। देवकुल की परंपरा, तो उस कुषाणों में देवकुल स्थापित किया जाता था। इसमें क्या होता था, बहुत राजकीय मंदिर बनाए जाते थे, यहाँ पे आपके पूर्वजों की, राज परिवार के सदस्यों की और शासकों की प्रतिमाएं रखी जाती थी, ठीक है ना। कहाँ मिलती है आपको, मथुरा के हिमाचल प्रदेश में मिलती है। कुशाणों के सिक्कों की बात करते हैं भाई साहब, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के लगभग 124 ग्राम के सिक्के कुशाण अंकल लोग जारी करते थे। ताम्र सिक्कों की बात करें तो कुशाणों को भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। पर्वतीय कुशाण शासकों की बात करूं तो कनिष्क के उत्तराधिकारी लगभग 230 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करते थे। भारतीय नामक की प्रयोग की बात करूं तो कुछ परिवर्ती कुषाण शासकों ने पूर्णतः भारतीय नाम धारण किए, जैसे कि वासुदेव, वासुदेव एक कुषाण शासकों के भारतीयकरण का महत्वपूर्ण प्रमाण है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, कुषाणों को सर्वाधिक तांबे देखो, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक ताम्र सिक्के जारी करने का श्रेय दिया था। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्या, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक तांबे के सिक्के, ठीक है ना। याद रखना। आगे कुषाण के पतन की बात करूं तो 3री शताब्दी की ईस्वी के आसपास ईरान में क्या हुआ, ससानी शासक आए जो कि अफगानिस्तान सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर कुषाणों को छीन लेते, कुषाणों को छीन लेते हैं अफगानिस्तान का और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र। इसके बावजूद भारत में कुषाण की सत्ता लगभग 1 शताब्दी तक बनी रहती है, ठीक है ना। टोपरक कला, टोपरक कला किससे संबंधित बेटा, ख्वारिज्म के टोपरक कला नामक स्थान से एक विशाल कुषाणकालीन राजमहल प्राप्त होता है। एक स्थान है, 3री-4री शताब्दी का होता है। टोपरक कला की विशेषता क्या है बेटा, यह एक विशाल प्रशासनिक अभिलेखागार प्राप्त हुआ है यहाँ से। अरमाइक लिपि में लिखा गया है, खौरेज भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, मौर्योत्तर काल में
राजत्व का सिद्धांत क्या था, शक छत्र। अब आते शक, कुषाण का शक आएंगे आपको। देखो हमने क्या देखा पहले, इंडो ग्रीक एंडो बैक्टीरियन देखे हमने, फिर क्या देखा हमने, पहलव देखे, पार्थियंस देखे, फिर कुषाण देखे। अब हम लोग शकों को देखें, शक को देखेंगे। क्रम आपसे पूछा जाता है। मौर्य काल में राजत्व की अवधारणा क्या है भैया, राजत्व, राजत्व का मतलब क्या भैया, राजा को महान दिखाने के लिए अपने आप को भगवान से या देवी शक्तियों से जोड़ना। यहाँ पे लिखा है मौर्योत्तर काल में राजत्व एक नया विशिष्ट रूप बन गया था। इस काल में शासकों ने स्वयं को केवल राजनीतिक शासक नहीं बल्कि देवीय गुणों से युक्त किया था। मतलब अपने आप को भगवान से, डिवाइन थ्योरी, डिवाइन ग्लोरी थ्योरी इसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, राजत्व का देवीकरण। ठीक है, राजा की तुलना क्या, देवी देवताओं से, राजा को देवी देवताओं से शक्तियां प्राप्त है, ऐसा अपने आप से कंपेयर करने लगे। हमने देखा ना अभी, कुशाण ने देवकुल बनाया था, क्यों बनाया था, अपने आप को महान दिखाने के लिए। शासकों ने अपनी तुलना देवी देवताओं से करना शुरू कर दी और उन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधियां लेने लगे। राजसत्ता को धार्मिक वैधता प्रदान करने का प्रयास किया। देवीकरण का प्रमुख कारण क्या था भैया, विदेशी शासकों को भारतीय समाज में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करनी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धार्मिक मान्यता के आधार पर अपने आप को महत्वपूर्ण दिखा दिया, ठीक है ना। इसलिए विदेशी शासकों ने क्या किया, भारतीय धर्मों का संरक्षण प्रदान किया। भारतीय धर्मों की संरक्षण की बात करें तो उन्होंने शैव धर्म को, वैष्णव को, बौद्ध को, जैन सभी को संरक्षण दिया। विदेशी प्रभाव की बात करें तो आप देखोगे राजत्व के देवीकरण की परंपरा रोमन, यूनानी और ईरानी परंपराओं से प्रभावित थी। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं इस टाइम पे, तो मौर्योत्तर काल में आप देखोगे अभी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग मिलेगी आपको, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे क्षेत्रीय शासकों की भूमिका बढ़ रही है, स्थानीय राजाओं को पर्याप्त स्वायत्ता है। अब आते हैं अपन शकों पर, शक आते हैं अपन कुशल का शक को देखते हैं। शक आपके मूलतः मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के निवासी माने जाते हैं। 161 पूर्व उन्होंने अपने स्थान से विस्थापन किया था। ये बैक्टीरिया, पार्थिया इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में क्या हुए थे, विस्तारित हुए थे। भारत की ओर अक्सर क्यों हुए थे भैया, यहाँ पे जो इंडो ग्रीक शासक थे वो कमजोर हो गए थे और पार्थियन के साथ, पहलवों के साथ क्या हुआ, संघर्ष में असफलता प्राप्त हुई थी। इन परिस्थितियों में क्या हुआ था, उन्होंने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। भारत में देखो शकों की शाखाएं आती हैं, दो शाखाएं, एक तो आपको सही वेग शाखा मिलेगी, ईरानी शाखा। क्या, एक तो आपको उत्तरी मार्ग से भारत आती है, एक क्या आती है आपकी, उत्तरी मार्ग से भारत आती है, एक दक्षिणी मार्ग से भारत आती है। ऐसी आपको दो शाखाएं मिलेगी। जो उत्तरी मार्ग से आती है उसको मुरुंड शाखा बोलते हैं, मुरुंड शाखा। आपका सही वेग शाखा, इसको अपन ईरानी शाखा बोलते हैं। मुरुंड शाखा की बात करें तो इस शाखा में भारत के कुछ भागों में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रभाव बना इसका, ठीक है ना। और ईरानी शासक, भारतीय इतिहास में ईरानी शक अत्यधिक प्रभावी हुए। जो ईरानी शक थे बहुत प्रभावी हुए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की। भारत में ईरानी शासकों की सबको 5 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, अफगानिस्तान में, पंजाब में, मथुरा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सॉरी पश्चिम भारत में, उत्तरी उत्तरी दक्कन में। क्या, अफगानिस्तान में पंजाब की राजधानी तक्षशिला मिलेगी आपको, मथुरा में मिलेंगे, पश्चिम में मिलेंगे और आपको उत्तर दक्कन मिलेंगे। पश्चिम भारत में बात करें, पश्चिम भारत में शकों के शासन की, तो पश्चिम भारत में शकों का शासन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो संवत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित किया था। क्या, आपने विक्रम संवत पढ़ा था ना, कि पढ़ा था कि नहीं। तो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, इन्होंने क्या किया था, शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और 57-58 ईसा पूर्व क्या, विक्रम संवत को लॉन्च किया था। और इसी पर आपको पता है सिक्के, चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। इसी अवसर पर 57 ईस्वी पर नवीन संवत का प्रारंभ किया, जिसको विक्रम संवत कहते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और चांदी के सिक्के लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद विक्रमादित्य भारतीय शासकों में तो लोकप्रिय बन गए। भारतीय इतिहास में लोग 14 शासकों ने, भारतीय शासकों में लगभग 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आपको मिलेंगे, जो एक महत्वपूर्ण विक्रमादित्य रहेंगे, ठीक ना। आते शकों में रुद्रदामन प्रथम की बात करते हैं। शकों में आते हैं रुद्रदामन प्रथम की, तो रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रपों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। रुद्रदामन प्रथम कौन था बेटा, पश्चिमी क्षत्रपों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इस बात को आपको याद रखना है। इसके क्षेत्र में सिंध, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़, गुजरात, क्या एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपका था, इतना क्षेत्र आपका पश्चिमी शाखा में, ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इससे इसकी जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख क्या, विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। इसके पूर्व अधिकांश अभिलेख क्या आपके प्राकृत भाषा में थे। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन जी का क्या जीर्णोद्धार कराया था। तो रुद्रदामन की जो मुद्राएं मिलती हैं, मुद्राओं पर इसकी महाछत्रप उपाधि मिलती है। क्या, महाछत्रप, महाछत्रप इसकी उपाधि मिलती है। रुद्रदामन के व्यक्तित्व की बात करें तो वह एक विद्वान और बौद्धिक अभिरुचि वाला व्यक्ति था। उसने व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, संगीत पर
अच्छा ज्ञान था। संस्कृत का संरक्षण किया था, विद्वानों का संरक्षण किया था, संस्कृत का विशेष विकास हुआ था। पहला शासक है जिसने क्या अपना अभिलेख शुद्ध संस्कृत में लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। शकों की मुद्रा की बात करें तो शकों ने भारत में भारी संख्या में चांदी के सिक्के, देखो शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने, और भारी संख्या में चांदी के सिक्के मतलब किसने, शकों ने जारी किए थे। उनकी मुद्रा प्रणाली ने पश्चिम भारत की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान की थी। शक्ति का पतन कैसे होता है, विरुद्ध दामन के पश्चात क्या होता है, पश्चिमी क्षत्रियों की शक्ति घटने लगती है। इसके बावजूद शकों का शासन 14वीं शताब्दी तक बना रहता है। अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय होता है, भाई पश्चिमी क्षत्रियों का अंतिम शासक था। उसे किसने, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हराया था। ठीक है ना, चलो एक फैक्ट याद कर लो। अब आ जाओ भारतीय शासक, जो सातवाहन मिलेंगे, शुंग मिलेंगे, आपको कर्ण मिलेंगे, चेदी मिलेंगे, ठीक है ना। ये चेदी आपके वो नहीं है जो महाजनपद काल में, ये आपको कलिंग वाले चेदी हैं आपके, क्या है ये आपके कलिंग वाले चेदी हैं। शुक, कर्ण, सातवाहन, सातवाहन देखो। मौर्योत्तर काल में आपने देखा, मौर्योत्तर काल में आपने क्या देखा बेटा, पोस्ट मौर्य पीरियड में आपको विदेशी शासक मिले और देसी। विदेशी में क्या देखा, इंडो ग्रीक, पहलव, कुषाण, शक हमने देखे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुंग, कर्ण, चेदी और सातवाहन। इसी में हम लोग देखेंगे, इसी क्लास में हम लोग देखेंगे, अलग से हम लोग क्लास नहीं करेंगे, अलग से हम लोग क्लास नहीं करेंगे। अच्छा एक और डाउट, आपको लग रहा है बहुत छोटा क्यों करवा दिया मैंने, इतने जल्दी निपटा दिया। बेटा छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। एमपी में जहां से एग्जाम आते हैं वो कंटेंट ऊपर है, अभी आगे भी कंटेंट मिलेगा आपको, इन्हीं पर आपको आगे कंटेंट मिलेगा, इनकी कला मिलेगी, संस्कृति मिलेगी, साहित्य मिलेगा। तो ये मत सोचिए खत्म हो गया, क्योंकि पूरा मौर्योत्तर काल है, क्योंकि अगली टॉपिक तो गुप्त काल है ना, तो मौर्योत्तर काल, संगम काल पूरा इसमें आपको मिलने वाला है। तो मैं सोचा यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखो तो हेलोडोस आ गए ना, यहाँ पे फिर से आ गए ना, है कि नहीं आ गया, तो आपको पूरी चीज आपको यहाँ मिलने वाली फिर से, ऐसा नहीं कि आपको खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना। कहाँ बात करते हैं हम लोग, कहाँ गया, शुंग कर्ण, आ जाओ भाई खुल जाओ। बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश भारत में मौर्य के पतन के पश्चात शुंग वंश की सत्ता, उसमें शुंग आपको वृद्धरथ की हत्या की थी। उसमें शुंग ने क्या किया था, मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या की थी 150 ईसा पूर्व में, जब वृद्धरथ क्या कर रहा, सेना का निरीक्षण कर रहा था, ठीक है ना। इसी पुष्मित शुंग के नाम की वजह से क्या हुआ है वंश, शुंग वंश कहलाता है। शुंगों के इतिहास की जानकारी बोले तो शुंगों की जानकारी हमें साहित्य और पुरातत्व दोनों से मिलती है। पतंजलि के महावास से मिलती है, पुराण से मिलती है, कालिदास के मालविका का अग्निमित्रम से मिलती है, वाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है, मीरुतंग की थेरावली से मिलती है, पूछा गया पुस्तक का नाम है, दिव्य वदान से मिलती है, तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास से जानकारी मिलती है। किसकी बेटा, शुंगों की। देखो पतंजलि के महावास, पुराण, कालिदास मालविका का अग्निमित्रम, वाणभट्ट की हर्षचरित, मीरुतंग की थेरावली, दिव्य उदान और तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास, इन सब से हमें क्या, शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अभिलेख और पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं तो हाथीगुम्फा अभिलेख खारवेल का है, अयोध्या अभिलेख धनदेव का है, भरतुद स्तूप और सांची स्तूप, इनसे भी क्या, ये पुरातात्विक सामग्री है जहाँ शुंगों की जानकारी मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि शुंगों ने तो वैसे बौद्धों को मारा था, लेकिन आपने पढ़ा था ना कि अशोक का जो सांची अभिलेख था, उसकी जो आपकी वेदिका वगैरह थी, पत्थर गिराई थी शुंगों ने, तोड़ द्वार लगवाए थे, वही भरतुद स्तूप आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में। पुष्पित सुंग की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्पित सुंग का स्थान महत्वपूर्ण है। यह मौर्य साम्राज्य के विघटन को रोकने और पुनः राजनीतिक एकता का प्रयास किया था इसने, सेनापति के रूप में काम किया था। अयोध्या अभिलेख में उसके सेनापति शब्द का प्रयोग किया गया है। अयोध्या अभिलेख में क्या, पुष्पित सुंग के लिए सेनापति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी विदिशा या पूर्वी मालवा थी। क्या, संगों की आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी और सेकंड राजधानी आपकी कहाँ पे बेटा, मालवा विदिशा क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो विदिशा क्षेत्र में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को उपराजा नियुक्त किया था, मतलब उपराज्यपाल नियुक्त किया था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया था, लेकिन सत्ता पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया था। स्वयं पाटलिपुत्र पर शासन करता था। विदर्भ की बात करें तो पुष्मित सुंग के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, विदर्भ के साथ संघर्ष होता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। क्या, दो महत्व है। विदर्भ राज्य का उदय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। इस संघर्ष में शुंगों की विजय हुई थी और विदर्भ पर उनका प्रभाव स्थापित हुआ था, यवन आक्रमण हुआ था। पुष्मित शुंग के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, यवनों का आक्रमण हुआ था।
गार्गी संहिता से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि की महाभारत से मिलती है, कालिदास की मालव का अग्निमित्रम से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय पर आक्रमण हुआ था। यवनों की विजय युग पुराण के अनुसार साकेत, पांचाल और मथुरा पर क्या किया था, यवनों ने अधिकार कर लिया था। फिर अंततः पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, यवनों को पराजित किया था। और अश्वमेध यज्ञ, यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है ना। यह उसकी सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। आपसे पूछा गया है यवनों की विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ। आपसे पूछ सकता है कि यवनों की विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो आपको रहना पुष्यमित्र शुंग ने। किसने बेटा, पुष्यमित्र शुंग ने। पश्चिम भारत पर अधिकार, विदर्भ और यमुना पर विजय के बाद क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। कुछ इतिहासकार खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन मानते हैं। खारवेल, खारवेल उड़ीसा में आपको मिलेंगे, है कि नहीं खारवेल वंश, किंतु अधिकांश विद्वान दोनों के मतों में कालखंड में अंतर रखते हैं, ठीक है ना। अवंती पर अधिकार की बात करते हैं तो मेरुतंग के विवरण से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र का अवंती पर अधिकार था। क्या, मेरुतंग के विवरणों से जानकारी मिलती क्या कि पुष्यमित्र का बेटा अवंती अर्थात उज्जैनी पर अधिकार था। पुष्यमित्र की उपलब्धियों की बात करें तो बिखरे हुए मौर्य साम्राज्य को संगठित किया, शुंग साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य में केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। सैन्य उपलब्धियों की बात करें, सैन्य उपलब्धियों की बात करें बेटा तो विदर्भ को पराजित किया, एवं आक्रमण को पराजित किया और पश्चिम भारत पर अपनी स्थापना की। धार्मिक की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ कराया, ठीक है ना। ऐतिहासिक महत्व की बात करें भैया तो विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव नियंत्रण किया। उत्तर भारत में वापस मौर्यों के बाद राजनीतिक सत्ता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उसमें शुंगों की मृत्यु होती है और शुंगों का पतन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है उसमें शुंग की मृत्यु, उसकी मृत्यु के बाद शुंग साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता है। 100 वर्षों के बीच शुंगों की सत्ता समाप्त हो जाती है। डाक मुद्राओं और ऐतिहासिक पुराणों से संकेत मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद राजनीतिक शक्ति तीव्र रूप से क्षीण हो गई। रिपीट कर लो पूरा पूरा रिपीट कर लो, पढ़ लो इसको। चलो अब आते हैं अग्निमित्र। यहाँ आपके इनको परिवर्तित शुंग बोलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, जो कि विदिशा का उपराजा था, पहले वायसराय था, ये आपका गवर्नर था, गवर्नर। संस्कृत नाटक जो कालिदास का मालव का अग्निमित्र, इसके नायक अग्निमित्र ही है, इसकी रचना किसी की, कालिदास ने की है। इसका जेठ मित्र आता है, आपके जेठ मित्र। अग्निमित्र के पसंद को छोटा भाई जेठ मित्र शासक बनता है। शासन काल अपेक्षाकृत महत्वहीन रहता है, ठीक है ना, कोई राजनीतिक घटना नहीं होती है। फिर आते हैं आपके वसुमित्र जी। बात करते हैं वसुमित्र की तो जेठ मित्र के पश्चात वसुमित्र शासक बनता है और बाणभट्ट के हर शत के अनुसार उसकी हत्या एक नाटक प्रदर्शन के दौरान की गई थी। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि किस शासक की हत्या नाटक प्रदर्शन के दौरान की गई थी, तो वसुमित्र की। किस वंश का है, शुंग वंश का है। बाणभट्ट के हर शत से इसकी जानकारी मिलती है। भद्रक या भागवत, तो भागवत पुराण के अनुसार वसुमित्र का उत्तराधिकारी भद्रक बनता है, जिसको औद्रिक आंध्र के अंतक कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसकी पहचान बेसनगर के गढ़ स्तंभ में उल्लिखित काशीपुत्र भागवत से कहते हैं, किंतु यह मत विवादास्पद है। भद्रक के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो भद्रक या भागवत हो गया। फिर आते भागवत या भागवत, भागवत आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शुंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भागवत था। प्रमुख विशेषता क्या, 32 वर्षों तक शासन किया था और सबसे महत्वपूर्ण काम किया था यहाँ पे कि तक्षशिला की यूनानी शासक एंटी अल्किडस का जो राजदूत था हेलियोडोरस शुंगों के दरबार में आया था। मैंने पूछा था कि किसके दरबार में आया था, तो आपका आंसर आ गया शुंगों के दरबार में आया था। हेलियोडोरस की बात करते हैं तो भैया देख लिया था हमने, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गौड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। इस स्तंभ पर अभिलेख में क्या, काशीपुत्र भागवत का उल्लेख है। अधिकांश विद्वान काशीपुत्र भागवत की पहचान भागवत से कहते हैं। ऐतिहासिक मत की बात करूं तो वैष्णव धर्म के प्रसार की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो अंतिम शासक मिलेगा देवभूमि। देवभूमि की हत्या, देवभूमि इसकी हत्या कणवों के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। ठीक, चलो अत्याचारी शासक था। अंतिम शासक देवभूमि या देवभूति था, ये बात है, लेकिन अत्याचारी था। शुंग के बाद कण्व आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूमि की या देवभूति की हत्या की थी और कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसे क्या, कणवायन वंश भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या, कणवायन वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके शासक वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। वासुदेव ने 9 वर्ष शासनकाल 9 वर्ष तक किया था। भूमिपुत्र ने 14 वर्ष तक, नारायण ने 10 वर्ष तक, सुशर्मा ने 10 वर्ष तक।
तो कर्ण वंश का शासन 45 वर्षों तक हुआ था। कर्ण की विशेषताओं की बात करूं तो शुंगों के भांति कर्ण शासक भी ब्राह्मण थे। इसके शासनकाल में मगध की राजनीतिक शक्ति निरंतर कमजोर हो गई थी और पाटलिपुत्र का प्राचीन गौरव धीरे धीरे समाप्त हो गया था। कर्ण वंश के पतन की बात करें तो कर्ण वंश का अंत किस प्रकार हुआ था, निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संभवतः मगध पर मित्र शासकों ने कर्ण वंश का अंत किया था, किंतु मित्र शासक एवं कर्ण वंश के बीच कोई भी पारस्परिक संबंध नहीं मिलता है, ठीक है ना। कड़वों की बात, स्त्री की बात करें तो कड़वों के पतन के पश्चात पतन से लेकर कुषाणों द्वारा मगध की विजय तक के इतिहास की जानकारी में नहीं मिलती है, क्योंकि भाई कुषाणों का मगध पर शासन मिलता है। प्रमुख राजनीतिक घटना की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या थी कि कलिंग के राजा खारवेल का मगध पर आक्रमण हुआ था। कड़वों के समय पर क्या, कड़वों के समय पर कलिंग के राजा खारवेल का मगध पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण बृहस्पति मित्र के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में बेटा? बृहस्पति मित्र के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। कर्म हो गया कि अग्निमित्र से लेकर भागवत तक शून्य शासक रहे हैं मौर्य काल में, ठीक है ना। किंतु धीरे धीरे पतन हो गया, देवभूति अंतिम शासक था, कर्णवंश की स्थापना होती है, ठीक है, कर्णवंश की स्थापना होती है। अब आते हैं चेदी। ये चेदी महाजनपद नहीं है बेटा, एक मिनट। हाँ, अब चेदी की बात करते हैं। चेदी, चेदी आपका चेदी, ये चेदी महाजनपद नहीं है। चेदी महाजनपद आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुंदेलखंड में मिलती है। आप मिलती है, बुंदेलखंड में मिलती है, ठीक है ना। चेदी, चेदी जातक सिंह की जानकारी मिलती थी कि राजधानी सोतवती है और महाभारत में इसकी राजधानी सुक्तिवती बताई गई है। क्या रखना, चेती जातक से जानकारी क्या मिली, राजधानी सोतीवती थी, और महाभारत से जानकारी क्या मिली, राजधानी सुक्तिमती थी। कलिंग में चेदी वंश के उदय की बात करूं तो कलिंग में चेदी वंश का उदय होता है। सबसे महत्वपूर्ण शासक खारवेल होता है। खारवेल के पिता महामेघवायन थे इस वंश के संस्थापक। तो खारवेल के चेदी वंश के संस्थापक कौन है बेटा? महामेघवायन। जो क्या है, खारवेल के चेदी है। जब क्या, कलिंग के चेदी, कलिंग के चेदी, ठीक है ना। कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक महामेघवान थे। किंतु वास्तविक राजनीति का उत्थान खारवेल शासन के समय हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या, खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख उदयगिरी की पहाड़ियों भुवनेश्वर के निकट स्थित है। कहाँ पे? उदयगिरी की पहाड़ियों और भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इसमें खारवेल के शासन से आरंभ से लेकर 13वीं राजवंश तक की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन मिलता है। खारवेल की उपाधियों की बात करूं तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसकी निम्नलिखित उपाधियां थी। कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती। कलिंगाधिपति का मतलब क्या है? कलिंग का अधिपति। और कलिंग चक्रवर्ती का मतलब क्या है? कलिंग का सार्वभौम सम्राट। क्या बेटा? कलिंग का सार्वभौम सम्राट। कलिंगाधिपति का मतलब क्या? कलिंग का अधिपति। और कलिंग चक्रवर्ती का मतलब क्या है? कलिंग का सार्वभौम सम्राट। इसकी उपाधियां खारवेल की, ठीक है ना। याद रखना, इसने क्या किया था? जो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिलता है? उदयगिरी से मिलता है, उदयगिरी पहाड़ियों से भुवनेश्वर के निकट, ठीक है ना। खारवेल के शासन के आरंभ से लेकर 13वें वर्ष तक की जानकारी इसमें मिलती है। ये पूछा है कितने वर्ष तक की? 13वें वर्ष तक की। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो खारवेल ने हस्ती सिंह के पुत्र ललाक की पुत्री से विवाह किया था। उसने उसे अपनी प्रधान महिषी बनाया था। प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो 15 वर्ष की आयु में युवराज बनाया गया था। 9 वर्षों तक युवराज के रूप में काम किया। 24 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था। खारवेल की घटना है तो दो घटनाएं आपसे पूछी, वर्षों की घटनाएं पूछी गई हैं। आपने आपसे क्या, खारवेल के शासनकाल के दौरान जो घटनाएं हुई वो आपसे पूछी गई हैं, क्या रखना। तो प्रथम वर्ष में क्या होता है? कलिंग की राजधानी का पुनरुद्धार होता है। कलिंग नगर के अधिक निर्माण कार्य कराए। द्वितीय में क्या करते हैं? सातकर्णी की परवाह किए बिना पश्चिम की ओर सेना भेजते हैं। सेना कनक वेदा नदी तक पहुंचती है। आगे बढ़कर मुसिक नगर तक आतंक फैलाया। इसने खारवेल ने। सातकर्णी कौन? सातवाहन शासक मिलेगा आपको, ठीक है ना। तृतीय वर्ष में क्या किया वैसे इसने? विशाल उत्सव आयोजित किया जिसमें संगीत, वाद्यंत्र, नृत्य, नाटक का आयोजन किया गया। चतुर्थ वर्ष में क्या किया? भोजक और रठक जनों के विरुद्ध सैन्य अभियान। ये पूछा गया है कि भोजक और रठक जनों के विरुद्ध अभियान किसने चलाया था? किसने बेटा? अब खारवेल ने। कब? चौथे वर्ष में। विजय प्रसंग में विद्याधर नामक जैन शाखा के निवास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। विद्याधर नामक जैन शाखा मतलब कि जैन साधुओं की शाखा के, ठीक है ना, जो खारवेल के समय यहाँ पर रही थी। पंचम वर्ष की बात करूं तो प्राचीन नहर का विस्तार कराया। नहर को तंसुली से राजधानी तक फैलाया गया। कहाँ पे? तंसुली से राजधानी तक फैलाया गया। इसके अनुसार इस नहर का निर्माण कब किसने कराया था बेटा? 300 वर्ष पूर्व नंदो द्वारा कराया गया था। 60 वर्ष में क्या होता है? 1 लाख मुद्राएं व्यय कर जन कल्याण का काम करता है। ग्रामीण शहरी जनता के लिए कर माफ कर देते हैं। सप्तम वर्ष में क्या करता है? इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। अष्टम वर्ग में खारवेल बराबर पानी तक पहुंचता है। उसने गोरटगिरी के दुर्ग को क्या किया था? ध्वस्त किया था।
नवम वर्ष में क्या, नवम वर्ष में नगर के दोनों ओर महाविजय प्रसाद और आपका महाविजय प्रसाद का निर्माण कराया था। 10वें वर्ष में गंगा घाटी पर आक्रमण किया। 11वें वर्ष में 113 वर्ष पुराने संगत संगत देश संघातम को पराजित किया। पिंडुत पिंडुत नगर के गधों द्वारा हल चलवाया था, ठीक है ना। पिंडुत नगर में क्या गधों द्वारा हल चलवाया था। यह विजय अपमान का प्रतीकात्मक कार्य है, ठीक है। 11वें वर्ष में 12वें वर्ष की बात करूं तो मगध पर अभियान किया था। मगध के शासक बृहस्पति मिश्र को पराजित किया था। बृहस्पति मिश्र जो कि कर्म शासक था और जिन प्रतिमा को लेकर अपने साथ आया था। दक्षिण भारत की ओर बात करूं तो जल और थल दोनों मार्गों से अभियान किया था। 5 राज्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। 13वें वर्ष में बात करूं तो खारवेल का झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया। हाथी गुम्फा से जानकारी मिलती है। कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षु की गुफा बनवाई थी। कुमारी पहाड़ी की पहचान उदयगिरी खंडगिरी से की जाती है। किससे बेटा, उदयगिरी खंडगिरी। एक उदयगिरी खंडगिरी आपको एमपी मिलेगा, फिर एक आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। खारवेल की प्रमुख उपलब्धियों की बात करूं, राजनीतिक उपलब्धियां, कलिंग के शक्ति का पुनरुत्थान किया। मगध और दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किए। कलिंग को पुनः एक शक्तिशाली राज्य बनाया। प्रशासन की बात करूं, नहरों को विस्तार किया, करों में छूट दी, जन कल्याणकारी काम किए भाई साहब में। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो संस्कृति, नृत्य और नाट्य कला को संरक्षण देते हैं। महाविजय प्रसाद का निर्माण कराते हैं। धार्मिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो जैन धर्म का संरक्षण करते हैं और जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात करूं तो चेदी महाजनपद की राजधानी सोतीपति, या पढ़ना इसको रिवाइज करना पूरा अच्छे से, ठीक है ना। अब बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी की। इसकी बेटा सातवाहन डायनेस्टी की। सातवाहन डायनेस्टी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सातवाहन तो अनेक प्राचीन राजवंश के भांति सातवाहन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इनकी उत्पत्ति विवादास्पद मानी जाती है। मौर्यों के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में जिस शक्तिशाली वंश का दर वो कौन था, सातवाहन था, ठीक है। सातवाहनों का प्रमुख केंद्र क्या था, प्रतिष्ठान था, जो कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। सामान्यतः माना जाता है कि सातवाहनों का मूल उद्गम आंध्र प्रदेश था। बाद में वे गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के पश्चिम की ओर बढ़ते गए और महाराष्ट्र तक पहुंचे। कहाँ बेटा, आंध्र सातवाहन। इनको आंध्र भोज, पुराणों में आंध्र भोज भी कहा गया है। सातवाहन राज्य की स्थापना की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाया और सातवाहनों ने क्या किया, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इतिहास में राज्य आंध्र सातवाहन नाम से प्रसिद्ध है, आंध्र सातवाहन, और पुराणों में इनको आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है। सातवाहनों के शासकों की उपाधियों की बात करूं मैं तो दक्षिणाधिपति अर्थात दक्षिण का अधिपति, त्रिसमुद्राधिपति अर्थात 3 समुद्र का स्वामी, त्रिसमुद्र तोयपीन वाहन अर्थात जिसके घोड़ों ने 3 समुद्र का जल पिया हो, त्रिसमुद्र तोयपीन वाहन। सातवाहन और आंध्र संबंध तो नानागढ़ अभिलेख और नासिक अभिलेख समय सातवाहन राजाओं की सूची की जानकारी मिलती है। यह सूची पुराणों में वर्णित आंध्र राजा, देखो ना, आंध्र राजाओं की सूची से काफी साम कहती है। तो आंध्र भोज किसे कहा गया, आंध्र राजा किसे कहा गया है, आंध्र वृत्त कहा गया है। कहाँ पे, पुराणों में। इनके लिए इस बात को आपको रखना है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। सॉरी, ठीक है यार, है ना। इसी आधार पर क्या सातवाहनों को आंध्र वृत्त भी कहा जाता है। इतिहासकारों को मत क्या बेटा, तो कुछ विद्वान इसमें से सहमत नहीं है। क्या, किसी भी सातवाहन अभिलेख में स्वयं को उन्होंने आंध्र नहीं कहा है, इसलिए कई इतिहासकार इसे सहमत नहीं है कि इन्हीं को आंध्र वृत्त कहा जाता है, ठीक ना। अधिकांश इतिहासकारों को बताया कि ये शासक मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। सातवाहन उनका कुल नाम था, क्या था, कुल नाम था। वित्तीय विस्तार की बात करो तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और स्वयं दक्षिण भारत का शासक घोषित किया। सातवाहन में आपको सुमुख मिलेगा, सुमुख। सुमुख को सातवाहन शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सातवाहनों का
वास्तविक संस्थापक सिमुक को माना जाता है। पुराणों के अनुसार अंतिम रूप से सुंगवंश और कण्वंश की सत्ता का अंत किया था भाई साहब ने। और संभवतः विदिशा के क्षेत्रों को कण्व से छीना भी था इन्होंने। धार्मिक गति की बात करूं तो सिमुक ने जैन मंदिरों और बौद्ध क्षेत्रों का निर्माण कराया था। व्यक्तित्व की बात करूं तो परंपरा में एक अत्याचारी था सकता, ठीक है ना। अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रातः कानन, कृष्ण ने कानन, तो सिमुक के पश्चात उसका भाई कृष्ण या कानन गद्दी पर बैठता है। राजस्व विस्तार की बात करूं तो नासिक तर भाई साहब कृष्ण क्या करते हैं, राज्य विस्तार करते हैं। नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। उसके शासनकाल में एक उच्च अधिकारी द्वारा क्या नासिक में गुफा का निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। फिर आता है आपके सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम आते हैं। तो सातकर्णी प्रथम सातवां वंश का शक्तिशाली शासक था। वह सिमुक का पुत्र एवं भतीजा था। पुत्र हो या भतीजे कुछ होगा। उसके शासनकाल में सातवाहन काल जो था तीव्र विस्तार हुआ और दक्षिण भारत में सातवाहनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। स्रोत की बात करूं तो सातकर्णी की जानकारी कहाँ से मिलती है, नानागढ़ अभिलेख से मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी जिसका लेखक अज्ञात है, इनसे आपको सातवाहन की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। राजनीतिक उपलब्धि की बात करूं सातकर्णी की तो 10 वर्षों की अल्प अवधि में 10 वर्षों की अल्प अवधि में क्या किया था, सातवाहन साम्राज्य को बहुत अच्छा क्या कर दिया, वृद्धि कर दी थी। यह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। और उसने गोदावरी घाटी से में सातवाहनों का एक मजबूत राज्य स्थापित किया था। उसने कलिंग के राजा खारवेल से युद्ध किया था। अभी अपन ने देखा था कि कलिंग का राजा खारवेल सातकर्णी प्रथम की परवाह किए बिना पूरब की तरफ बढ़ रहा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उपाधियों की बात करूं तो उसको दक्षिणाधिपति गए थे। नानागढ़ अभिलेख में इसकी वीरता और की प्रशंसा करते हुए क्या दक्षिणाधिपति कहा गया था, दक्षिण का स्वामी। आपृत हत चक्र कहा गया था, जिसकी विजय यात्रा को रोक ना सके। सूरवीर सूरवीर कहा गया। धार्मिक गतिविधि की बात करें तो भाई साहब इसने क्या सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, तो एक राष्ट्रीय यज्ञ कराए। मैं आपसे पूछूंगा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था। मेरा क्वेश्चन है आपसे, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, बताओ जल्दी, कमेंट आनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, एक राष्ट्रीय यज्ञ कराया था, ठीक है ना। इस इसकी इससे क्या हुआ था, उसकी सार्वभौमिक सत्ता और वैदिक परंपरा की संरक्षण की भावना स्पष्ट होती है। नायनिका, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नायनिका थी। नानाघाट अभिलेख किसका था, नायनिका से था, ठीक है ना। नायनिका ने क्या किया था, यहाँ पे अपने पति की पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया था। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसकी संरक्षिका कौन होती है, नैनिका होती है, ठीक है, नैनिका होती है। और इसी के पश्चात आपका सातवाहन का पतन होता है। हाल आते हैं। हाल आपका सातवाहन वंश का 17वां शासक था। हाल अपने आप में साहित्यिक योगदान के लिए महत्वपूर्ण है। उसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती, इसमें बेटा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। गाथा सप्तशती की विशेषता की बात करूं तो प्राकृतिक साहित्यिक कृति थी। इसमें ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और प्रेम भावनाओं का सुंदर चित्र मिलता है। समकालीन विद्वान की बात करूं तो गुणांड, जो कि वृत्त कथा के रचयिता थे, हाल के समकालीन माने जाते हैं। गुणांड आपके जो कि वृत्त कथा के रचयिता थे, हाल के समकालीन माने जाते हैं। शक सातवाहन संघर्ष की बात करूं, शक सातवाहन संघर्ष जारी रहा, याद रखना। आगे आते आते आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सर्वाधिक महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो भैया इन्होंने सातवाहन को पुनर्स्थापित किया। क्षैरत वंश का विनाशक कहा जाता है इसको, क्या गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षैरत वंश का विनाशक माना जाता है। स्रोत की बात करूं तो नासिक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। रानी गौतमी वल्सरी के अभिलेख से जानकारी मिलती है। जोगल थम्बी से आपको सिक्के प्राप्त होते हैं। मामल से प्राप्त सरकारी आदेश से जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसके टाइम पे क्या हुआ था, यह लगभग आपका 23वां शासक था। सातवाहनों की पुनर्स्थापना इसने की थी, पुनः प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। मात्र नाम की परंपरा, गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला शासक था जिसके नाम के साथ माता का नाम जोड़ा गया था। क्या रखना, गौतमीपुत्र सातकर्णी आपका पहला शासक है जिसके नाम के साथ क्या आपका माता का नाम जोड़ा गया, ठीक है ना, याद रखना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। आप लोग क्लास में लाइक वाइक नहीं करते हो यार, देखने वाले लाख पहुंच जाते हो, लाइक भी कर लिया करो।
तो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो गौतीपुत्र सातकर्णी की बात है, परंपरा सातवां जारी रहती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको मात्रा मात्र सत्ता के महत्व की जानकारी मिलती है। नहपान, गौतीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था, इस बात को रखना। गौतीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित था। और जोगल थम्बी से प्राप्त चांदी के सिक्कों से गिलात होता है कि उसने नहपान के सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया था, अपना नाम फिर से अंकित कराया था। नहपान की पराजय से क्या हुआ भैया, महाराष्ट्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सातवाहन फिर से स्थापित हो गए और पश्चिमी भारत पर क्या हुआ, सातवाहन की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ गई। राज्य विस्तार की बात करूं तो निम्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, नासिक से, गौती वल्सरी के अभिलेख से, और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की नासिक अभिलेख से गौतीपुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है, याद रखना। गौतीपुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है, ठीक है, इस बात को आपको रखना है। इसकी उपाधि की बात करूं तो इसको पश्चिम का स्वामी, अब देखो अभी तक दक्षिण का स्वामी कहा जा रहा था, अभी तक क्या था आपका ऊपर, दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति, बट हमें पहले लॉर्ड ऑफ द वेस्ट कहा गया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गौतीपुत्र सातकर्णी को स्वयं की उपाधि क्या थी, पश्चिम का स्वामी, प्रतिष्ठान का स्वामी, ठीक है, याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आपका गौतीपुत्र पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी गौतीपुत्र सातकर्णी का पुत्र उत्तराधिकारी था, सातवाहन का शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। अपने पिता से विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उसकी रक्षा की विस्तार किया। जानकारी कहाँ से मिलती है, पुराणों में इसको वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के पुराणों में पुलोमा सातकर्णी कहा गया। ये आपसे पूछा गया है पुलोमा सातकर्णी किसे कहा जाता है, तो पुलोमा सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। अब एक बात ध्यान रखना, जब मैं बोलता पूछा गया है तो पूछा गया का मतलब ये मत समझना सिर्फ एमपी एपी की बात करो, मैं इतिहास के किसी पेपर में चीज पूछी गई है, इसलिए याद है कि इतने पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व करा चुका था ना, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, इतना कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ ना, मुझे इतनी चीजें तो अब याद रहती कौन कहाँ, भली खुद को याद रहेगी नहीं, लेकिन देखते ही पता था हाँ ये चीज कहीं पूछी गई है, ठीक है, तुरंत याद आती है। तो पुलोमा सातकर्णी, पुराणों में इसको क्या पुलोमा सातकर्णी कहा गया है। टॉलमी इसे क्या सिरो पोलिसोमास कहा गया है, ये पूछा गया है। पोलीम्योस कहा गया है किसको, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, कार्यालय अभिलेख से जानकारी मिलती है, अमरावती अभिलेख से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है। उपलब्धि की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में सातवाहन शक्ति का विस्तार किया, ठीक है ना, ठीक। आंध्र प्रदेश से जब सिक्के प्राप्त होते हैं उससे इसकी जानकारी क्लियर होती है। शकों के साथ वैवाहिक संबंध की, तो कहनरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पश्चिमी क्षत्रप के शासक रुद्रदामन की प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। करना कहनरी अभिलेख से वशिष्ठ पुत्र पुलमामी की पुत्री से विवाह की जानकारी मिलती है। विवाह संबंध होने के बावजूद भी दोनों वंशों में संघर्ष जारी रहा। जूनवार अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलमामी 2 बार रुद्रदामन प्रथम को पराजित करता है, रहने के बावजूद उसने क्या किया, शातवाहन की प्रतिष्ठा और राज्य की एकता बनाए रखी, ठीक है ना। पुलवामी 2 बार किससे बेटा, दो विवाह हो गया, सको से विवाह हो गया, रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर लिया, उसके बाद भी क्या हुई, दोनों में संघर्ष रहता था। और पुलवामी 2 बार रुद्रदामन प्रथम से पराजित होता है। समुद्रिक व्यापार का विकास किया, समुद्री व्यापार को संरक्षण दिया, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर व्यापारिक केंद्र का विकास किया, ठीक है ना। और रोमन व्यापार की परंपरा का काल भी जारी रहा। अमरावती स्तूप का विस्तार करवाया, इसके कारण क्या हुआ, अमरावती बौद्ध कला और धर्म का केंद्र बन गया। उपाधि की बात करूँ तो महाराजा और दक्षिणापतेश्वर, देखो वापस आ गया दक्षिणापतेश्वर, क्या है ना। और भी गौतमी पुत्र बलश्री जो आपको मिला था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वहां पे आपको क्या मिला था, लॉर्ड ऑफ द वेस्ट आपको मिल रहा था, नहीं है, पश्चिम का पति। और यज्ञश्री सातकर्णी आएगा आपका, तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवां वंश का अंतिम महान शासक था। कौन था बेटा, अंतिम महान शासक था। पुलमावी की बात की बात करूं तो पुलमावी की मृत्यु के पश्चात सातवां साम्राज्य में विघटन प्रारंभ हो गया, विघटन प्रारंभ हो गया। सिपसरी पुलोमा, सिपसरी पुलामा इसके बाद मिलेंगे, फिर से स्कंद सातकर्णी आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। बात करें अक्षरी सातकर्णी की, तो अक्षरी सातकर्णी में आपको सातवाहन की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया, शकों से संघर्ष किया, उत्तरी कोंकण प्राप्त किया, विशाल साम्राज्य फैलाया, बंगाली खाड़ी से अरब सागर, किसने बेटा, यज्ञश्री सातकर्णी, किसने बेटा, यज्ञश्री सातकर्णी ने, ठीक है ना। रजत मुद्राएं जारी की, शकों की भांति उसने भी क्या, चांदी की मुद्राएं जारी की। उसके सिक्कों पर जहाज, ये आपसे पूछा गया जहाज की किसके सिक्कों में मिलता है, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज मिलेगा, तो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी के शासक पर, ठीक है ना, ठीक। इसके पतन के पश्चात क्या हुआ, सातवाहन पर पतन हो गया, ठीक, प्रारंभ हो गया, प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे, पश्चिमी क्षत्रप और स्थानीय शकों का शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। अच्छा, आप जो छत्र प्रणाली किसकी है, तो छत्र प्रणाली आपकी किसकी बेटा, सातवाहनों की, याद रखना, ठीक है, इनको रिवाइज कर लो पूरा। और व्यापार वाणिज्य,
अब मौर्योत्तर काल का व्यापार वाणिज्य सुनना है आपको। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा क्लास का, मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से था। क्या मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में आपको टॉपिक मिलेगा अगला, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, शिल्पोद्योग आपके हो गए। तब मौर्योत्तर काल में इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल का समाज कैसा था, वहां पे आएगा। ये सिक्के वगैरह पूरे आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला कैसे आपकी डेवलपमेंट हुई, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मथुरा कला, गंधर कला को पढ़ेंगे डिटेल लेवल पर, अमरावती कला को पढ़ेंगे, चित्रकला को पढ़ेंगे। मतलब मौर्योत्तर कालीन जो आपकी विशेषताएं हैं उनको लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, राजनीतिक परिस्थिति देखा। तो कई लोग के माइंड में आ रहा था नोट्स देख के, सर इतना शॉर्ट क्यों है। अरे आपने शुरुआत में देखा, एंड तक जाओ तो आपको समझ में आएगा। अब इसकी आपको कितनी क्लास मिलने वाली इस लेक्चर पे भी, और मैं आज रात में ही क्लास देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे कल सागर जाना है और मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। मुझे कोर्स खत्म करना है अच्छे से। मेरी आपकी जिम्मेदारी भी ये पढ़ने की, मेरी जिम्मेदारी नोट्स देने की पूरी। तो नोट्स कंप्लीट करा के मेरे को कवर कराना है, ठीक है ना। आगे आपको क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपको संगम काल मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, साहित्य मिलेगा मौर्योत्तर कालीन। इसी क्लास में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मौर्योत्तर कालीन साहित्य सब कुछ आपको मिलेगा। ये महत्वपूर्ण संगम काल आपको मिलेगा जहाँ तक है एक क्लास में। मौर्य काल का विज्ञान तकनीक संबंध आपको मिल जाएगा यहाँ पे। संगम कहाँ गए भाई, ये संगम में देखो, इसमें आपको संगम भी मिल रहा है, ठीक है ना। चोल चेल, मतलब आपको 2 क्लास मिलेंगी, 2 क्लास में पूरा कंटेंट खत्म कराऊंगा मैं। 2 क्लास में पूरा कंटेंट खत्म कराऊंगा। देन मैं आपको यूनिट 4 या वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करूंगा, यूनिट 4 या वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग क्लास ही मिलेगी आपको, एक एक दो दिन में भयंकर मिलेंगी। याद रखना, मेरा प्रॉमिस था तो वादा पक्का रहेगा, जुलाई माह में खत्म करना तो करना, ठीक है ना।